मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करवाई थी। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो इस क्लास में हर एक क्वेश्चन का उड़ेगा गर्दा, लेकिन 4G ट्रिक से। कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर अब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं करवाते हो। तो देख लो, ये चैप्टर फर्स्ट सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बच गए थे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन उड़ा दोगे आप लोग 4G ट्रिक से, लेकिन बेसिक कंप्लीट आपको होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। जिन बच्चों ने ये 5 एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनका गर्दा आप उड़ा नहीं सकते हो। गर्दा आप तभी उड़ा सकते हो 5 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की हो और हर एक एक्सरसाइज का बेसिक आपने कंप्लीट किया हो। अब बात करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट की। यहां पे लिखा है इफ ए इज द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इतना एंड बी इज दैट ऑफ इतना, देन कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन। तो अगर हम बात करें पहले वाले सीक्वेंस की और बाद वाले सीक्वेंस की, तो जो टर्म दिख रहे हैं इसमें वही टर्म इसमें दिख रहे हैं, तो टिक लगा लो। इसमें क्या दिक्कत है? जैसे ये आपने नहीं समझ पाए रेंज क्या है, इसको हम समझा देंगे। रेंज का मतलब ये होता है डिस्टेंस, कहां से कहां तक आपने चली है, दूरी को बोलते हैं। समझा देते हैं, वैसे टिक लगा लेना, पहला ऑप्शन करेक्ट है। मतलब रेंज का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। हिंदी में बता देते हैं एक्स का संभव मान। मतलब जो पॉसिबल वैल्यू होती है एक्स की, उसी को बोलते हैं रेंज। और दूसरे तरीके से भी आपको समझ लेना है, रेंज का मतलब ये होता है दूरी, कहां से कहां तक। समझ में आ गया? ऑप्शन में आपने बता ही दिया है कौन सा करेक्ट है। 1, 1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4। जो इस सीक्वेंस में जो भी टर्म है वही इस सीक्वेंस में, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आप टिक लगा लो। ये गलत इसलिए यहां पे बोला है A इक्वल V नहीं है, और हमको तो पहले पता है ये इक्वल है, इसलिए ये गलत है। अब C वाला क्यों गलत है? इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। अब इसमें भी धोखा है, बच्चे नहीं जानते हैं इस सिंबल को क्या बोलते हैं। लिख लेना कहीं ना कहीं, प्रॉपर सबसेट बोलता है। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है। देखो, हम आपको BSc फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बता दिया आपने कहाँ पे ये सिंबल पढ़ा है। ऐसा कोई टीचर मिलेगा आपको? पूरे YouTube पे छान लेना, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो 50 रुपए के टीचर हैं, वो बेकार के टीचर हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि ये चीज आपने कहाँ पढ़ी है, इसीलिए वो बोलते हैं आपसे। टीचर में भी क्वालिटी होती है, लेकिन आपको समझ के पढ़ना है कौन टीचर बढ़िया है कौन टीचर घटिया है। नहीं तो 95% बताते हैं आपको। YouTube पे क्या है, 95% 50 रुपए के टीचर हैं, और जो कह दे टीचर कि नहीं हम 95% जो है जो हम बता रहे हैं 50 रुपए के टीचर, अगर कोई टीचर उनमें बोल दे कि मैं नहीं हूं तो नहीं हो, फिर ऐसा बताओ ना, तो आप 50 रुपए के टीचर नहीं हो। लेकिन हम बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? इसलिए क्योंकि ये नहीं बताता है कोई
कि आपने ये चीज कहाँ पे पढ़ी है। जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ट्रिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि अभी भी हम बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। लेकिन बच्चा वहीं मरेगा जाके, वहीं मरेगा जाके। तो लंगड़े को लंगड़ा को तभी सही लगता है, बहरे को बहरा को। तो उसको एहसास होता है, उसको एहसास ये होता है, हाँ मैं लंगड़ा हूं, मैं बहरा हूं। अगर नहीं बोलोगे तो वो तो कहेगा मैं तो सही हूं, मैं लंगड़ा कहाँ हूं, मैं तो सही हूं। तो इसीलिए बोलते हैं जो बेकार टीचर है उसको बोलो बेकार है। डरो ना टीचर से, टीचर से डरो ना। आप 4 दिन पढ़ो कोचिंग में, 8 दिन पढ़ो, पता लग जाएगा टीचर घटिया है कि बढ़िया है। लेकिन आजकल क्या है, बच्चा खुद नहीं जानता है, बच्चा खुद नहीं जानता है तो वो तो करेगा नमस्कार गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। आप अच्छा नहीं, घटिया पढ़ा रहे हो, आप कुछ नहीं जानते हो, बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हो। बच्चा तभी बोल पाएगा जब बच्चे को थोड़ा बहुत पता हो। बच्चा प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन में बुद्धि हो गई। बुद्धि कैसी हो गई, जंग खा गई बुद्धि में। लॉकडाउन से पहले तो बच्चा सही था, बुद्धि चल रही थी बराबर, लेकिन लॉकडाउन चक्कर में बुद्धि हो गई जाम। अब बच्चा नहीं जानता है 2 2 जा 4 क्या होता है, बच्चा नहीं जानता है। टीचर समझ गया ये नहीं जानता है, इसे बेवकूफ़ बनाए रहो और रुपया लेते रहो, बाद में रोएगा मेरे नंबर कम आए, मेरे नंबर कम आए। आए क्या, पढ़े हो आप 50 रुपए के टीचर के पास, नंबर तो कम आएंगे। भाई हम जो बता दें पत्थर की लकीर है भाई। ये कहाँ पढ़ा है, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं इसको, क्लास 11 में पढ़ा है। रेंज आपको पता है, ये पॉसिबल वैल्यू आप एक, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। पढ़ाई है सरल, पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला आपने कर लिया। हम इसलिए समझा रहे थे ये और ये, क्योंकि इसकी भी जानकारी होना चाहिए। जैसे ऑप्शन जो करेक्ट है वो तो करेक्ट है ही, लेकिन जो इनकरेक्ट हैं उनके बारे में भी आपको पता हो, क्योंकि वो कहाँ से निकल रहे हैं, वो भी यहीं से तो निकल रहे हैं भाई। जहाँ पे करेक्ट है वहाँ पे इनकरेक्ट रहता है भाई। यस और नो ये 2 वर्ड हैं, यस और नो ये एक साथ रहते हैं, सत्य असत्य एक साथ रहते हैं। तो आपने ये सीखा, ये क्यों नहीं सीख रहे हो, ये भी सीखो भाई। गलत क्यों है, क्योंकि अगर आप टैलेंटेड टीचर बनना चाहते हो या टैलेंटेड स्टूडेंट बनना चाहते हो तो भाई इनकरेक्ट की भी जानकारी होना चाहिए। नहीं पूरे यूट्यूब पे हम बताते हैं वो आ गया आंसर, चलो आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, हूँ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन पर। उन्होंने कसम खाई है मैं तो बर्बाद करूंगा बच्चों का भविष्य। जो अगर कोई कह दे आपसे, ये कह दे कि चलो मानस सर कह रहे हैं सही है, उनसे ये कहना सही नहीं है, एकदम बिल्कुल राइट है। जो मानस सर बोल रहे हैं वही राइट है। 95% ऐसे हैं, यूट्यूब पे छान लेना। 50 रुपए के टीचर मिलेंगे तो मिलेंगे तो मिलेंगे। मैं बताऊंगा आपको, हिट एंड ट्रायल का अगर यूज होगा, हिट एंड ट्रायल का यूज कर लेंगे। 4G ट्रिक तो आपको पता ही है, लगाते हैं। तो देख लो भाई, इसमें बोला है प्रॉपर सबसेट ने क्या बोला है, बी बड़ा है ए से, तो यहां पर तो ऐसा है नहीं, इसलिए ये गलत है। अब डी ये क्यों गलत है, इसने बोला है प्रॉपर सबसेट ने बोला है कि ए बड़ा है बी से, तो यहां पर तो ऐसा नहीं है, तो ये करेक्ट है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में कहा है ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर कैपिटल M सच दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N बी है। तो अगर यहां से लेके यहां तक हम देखते हैं तो बाउंडेड एबव की ये डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, बाउंडेड एबव की ये डेफिनेशन है। तो बाउंडेड एबव की डेफिनेशन है तो कंडीशन आपको पता ही होगी। बताइए, ये डी है करेक्ट। भाई बाउंडेड एबव में क्या होता है बताइए, लेस देन इक्वल एम, सबसे बड़ा आपको देखना पड़ता है। सीक्वेंस में क्या देखना पड़ता है, अगर आप उसको ओपन कर रहे हो
मैपिंग्स है, एफ सच दैट एन टेंड्स टू आर, ये फिक्स है इस चैप्टर में। ये मैपिंग एन की वैल्यू कैपिटल एन कोई भी हो सीक्वेंस, एन की वैल्यू कैपिटल एन से रखते हैं 1 2 3 ऐसे करें। अगर ओपन कर रहे हो तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा देख लो, फिर उससे सारे के सारे एक्शन वाले छोटे रहेंगे जितने टर्म है, तो ये करेक्ट है। अब ये देखो एक्स आई इक्वल एम कंडीशन होती नहीं है इसलिए ये गलत है। लेस देन होता नहीं है, लेस देन इक्वल होता है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बताया नॉट लेस देन, तो गलत, ये करेक्ट है। ठीक है, ये तो बाय डेफिनेशन आपको पता हो, हम करवा चुके हैं पिछली कई क्लासों में आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये तो जानकारी है। बाउंडेड एबव आपको कहाँ पढ़ाया, बाउंडेड बिलो कहाँ पढ़ाया, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहाँ पढ़ाया, इसकी जानकारी होना चाहिए। नहीं है तो बैठे रहो, झोला टांगे सब घूमते रहते हैं। टॉपर कौन बनेगा, टॉपर वही बनेगा जो 1 by 1 क्लास अटेम्प्ट करेगा और बेसिक अच्छे से तैयार करेगा, वही टॉपर बनेगा। नहीं तो झोला टांगे सब घूमते रहते हैं। घूमो, पढ़ो 50 रुपए के टीचरों पास, हो जाओगे फेल। अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाला, द सीक्वेंस एन की पावर 1/n इज ए बी सी डी। कहता है बाउंडेड बिलो ओनली, बाउंडेड एबव ओनली, बाउंडेड अनबाउंडेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ए और बी ऑप्शन की बात करें, ए और बी ऑप्शन की बात करें, समझना, जो बता दें पत्थर की लकीर है, जो बता दें, इतना एक्सपीरियंस है। किताबें तो कांपती हैं, किताबें क्या करती हैं, कांपेंगी कांपेंगी, अगर आपने मेरी बात समझ ली। क्योंकि जैसा किताबों में है वैसा हम बताते ही नहीं है। मैं एक तोड़ बताता हूं, देखो मैं क्या बताता हूं, तोड़ बताता हूं, मैं तोड़ बताता हूं क्वेश्चन का, ये तोड़ आप समझ लो। हर किसी का तोड़ होता है, चाहे पढ़ाई की बात करो, पढ़ाई में चाहे क्वेश्चन की बात करो, किसी की बात, सबका एक तोड़ होता है। तो भाई इसका भी तोड़ बता देते हैं। इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके बिरादरी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ए और बी की जब हमने बात करी, इसमें लिखा बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव, और यहाँ पे क्या लिखा, बाउंडेड अनबाउंडेड। अगर ये ना लिखा होता ऑप्शन में, अगर बाउंडेड अनबाउंडेड ना लिखा होता, केवल और केवल बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव होता, किसी भी क्वेश्चन में केवल बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो होता, तो क्या करना होता है, ओपन करना होता सीक्वेंस को, ओपन सीक्वेंस को ओपन। क्योंकि अगर हम बाउंडेड बिलो की बात करें, इसको हम रफ कर देते हैं, समझना है और क्या, समझ जाओगे उड़ा दोगे इसका गर्दा। बाउंडेड अगर हम बिलो की बात करें तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस में इंक्रीजिंग टर्म देखना, सीक्वेंस में जब ओपन करोगे इंक्रीजिंग टर्म। अगर हम बाउंडेड एबव की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं, बाउंडेड एबव की बात करें तो आपको डिक्रीजिंग टर्म देखना है। क्या देखना है, डिक्रीजिंग टर्म। ये कहीं ना कहीं आप लिख लेना, ये तोड़ है प्रश्नों का। तो अगर बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो केवल होता क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं, फिर आपको देखना पड़ता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर बाउंडेड और अनबाउंडेड इसमें है तो ऐसा काम नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे। पहले आपको बाउंडेड देखना है, अनबाउंडेड, उसके बाद जब बाउंडेड ये ना हो, अनबाउंडेड ना हो, तब आपको ऐसा काम करना जो हम आपको बता रहे हैं। बाउंडेड की पहचान आपको बता देते हैं, इसकी समझ गए ना, बाउंडेड बिलो में, बाउंडेड एबव में समझ गए। बाउंडेड की ये पहचान है कि हमें सीक्वेंस की लिमिट निकालना है, कोई भी सीक्वेंस हो निकालना है, क्या आना चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी। ये आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में, ए फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। बाउंडेड के लिए है, अनबाउंडेड के लिए देख लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an,
या तो इनफाइनाइट आएगी या फिर माइनस इनफाइनाइट आएगी, समझ गए। अनबाउंडेड में ऐसा मिलेगा, बाउंडेड में ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब लिमिट हम निकालेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो भाई, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n की पावर 1/n, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये क्या निकल गई, ए फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो ये बाउंडेड करेक्ट है। अनबाउंडेड में लिमिट आती इनफाइनाइट। अब आप कहोगे कि सर आपने तो ये डायरेक्ट रख दी, डायरेक्ट अगला जो चैप्टर होगा ना, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो उसमें हम इसको प्रूव करवाएंगे। इसकी आंसर 1 ही आती है, समझ गए। अगले चैप्टर सेकेंड। अगर फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा, ये करेक्ट है, समझ गए। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो हम बाउंडेड बिलो या बाउंडेड एबव के लिए सीक्वेंस ओपन करते हैं। इंक्रीजिंग अगर टर्म दिख जाते तो बाउंडेड बिलो हो जाता सीक्वेंस, अगर डिक्रीजिंग टर्म दिख जाते तो बाउंडेड एबव हो जाता सीक्वेंस। मेरे प्यारे बच्चों, अगले चैप्टर में इसको हम करवा देंगे प्रूफ, यहाँ करवा दें, आप लोग मेहनत करवाओगे। इसको हम अगले चैप्टर में भी करवाएंगे, चाहो तो यहाँ पर भी लगवा लो। चलो भाई, यहाँ पर भी हम करवाते हैं। वैसे यहाँ तक क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलो भाई, लिमिट की वैल्यू निकलवा देते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n, ठीक है। अब फॉर्म देखो क्या बनेगी भाई, फॉर्म बनेगी जब इनफाइनाइट डालेंगे, यहाँ पर ऊपर डालो तो 0, तो इनफाइनाइट की पावर 0। तो हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर 0, ये 3 आपको हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म में पढ़ाए। हमने बताया था ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये फॉर्म इनडिटरमिनेट कन्वर्ट होती है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में, ये भी कन्वर्ट होती है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में, ये केवल होती है 0/0। तो आपको पता है ये दो जो हैं इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में कन्वर्ट होती है। कब होती हैं, जब आपको लॉग इसका लेना है, लॉग लेने के बाद ही ये कन्वर्ट होगी। और आपको पता है अगर बात करें इसकी तो ये तो सेम है भाई। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ऊपर इनफाइनाइट है तो 1/0 लिख सकते हैं, नीचे इनफाइनाइट है हमने लिखा, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, 0/0 आ गया। तो कहने मतलब है ये सेम है। और इस पे क्या होता है, रूल यूज होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो देखो यहाँ पे पहले लॉग ले लो भाई, फिर अगर इनफाइनाइट की पावर 0 है तो अगर ये कन्वर्ट हो रही है तो फिर भी आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, ये हो रही है फिर भी आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एक ही बात होती है भाई, वो तो हमने आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म कंप्लीट करवाया था तो हमने ये सब कुछ बताया था। अगर आपको तैयार करना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर नहीं कंप्लीट है, आपको प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट करो, तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा जो हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे तो हम बाई के इक्वल लिख लेते हैं, n की पावर 1/n टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपको क्या करना है, लॉग लेना है दोनों साइड का। इस साइड आएगा लॉग बाई इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग n की पावर 1/n। लॉग में पावर आ गई तो 1/n log n। अब सही से लिखो, न्यूमरेटर में जो है उसको लिख लो और डिनोमिनेटर में लिख लो। अब फॉर्म बन गई, फिर जब यहाँ पर ये डालेंगे ये, तो लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ऊपर हमको मिल गया इनफाइनाइट, और नीचे डालोगे वैल्यू तो इनफाइनाइट फॉर्म मिल गई। तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। तो लगा भाई एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, अवकलन करना पड़ता है, डिफरेंशिएट।
किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, यहाँ पे देखो जो भी वेरिएबल है मीन्स चर जो भी यहाँ पे है उसी के विद रिस्पेक्ट टू किया जाता है। तो भाई n के ही करना है, log n 1/n अपान में 1 ये नीचे ले आते हैं। अब फॉर्म नहीं बनेगी, इसको हम रफ करेंगे, ठीक है, नोट करते रहना। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, वैल्यू रखो 1/इनफाइनाइट क्या मिला 0, और इक्वल क्या चल रहा था log बाई, यही चल रहा था log बाई के इक्वल 0 यही चल रहा था, ठीक है। अब log हटाएंगे तो ये जो है 0 ये पावर बनेगा किसका, बेस। बेस क्या होगा, यहाँ पे देखो log का जो बेस है, जब log इस साइड आएगा तो बेस बन जाएगा इसका। तो इसका बेस क्या है, कुछ नहीं है तो ई होता है। अदर बेस होता तो हम भी लिखते और बुक वाला भी लिखता, लेकिन जब log में बेस नहीं है तो समझो ई है। तो भाई ई है तो log उस तरफ जाएगा, तो ये जो है पावर बन जाएगी किसकी, ई की। तो y इक्वल कितना आ गया 1। तो ये नोट करते रहना, ठीक है। और y को किसके इक्वल हमने लेट किया था, n की पावर 1/n, ये डायरेक्ट भी याद रखना, ठीक है। इसका और अदर फॉर्म ध्यान रखना, n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n डिनोमिनेटर में होगा। तो डिनोमिनेटर में होगा तो यहाँ पर 1 ही मिलेगा। तो अगर न्यूमरेटर में मिलता है इतना तो फिर भी 1, अगर डिनोमिनेटर में मिलता है तो फिर भी 1। इसको कर लेना आप लोग सॉल्व, इतनी आएगी 1, ठीक है। कैसे करोगे, जैसे आपने log लिया जैसे इसमें किया था, फिर क्या करना है कि इसको ऊपर ले लेना है, n की पावर -1/n बनेगी। क्या बनेगी, n की पावर -1/n बनेगी। तो पावर आ जाएगी यहाँ पर, सॉल्व किया तो प्लस की 1/n पावर आई आगे log में, यहाँ पे आएगी -1/n। यहाँ पर 0 आया है, जब इसे सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या आएगा -0। अरे -0 होता तो प्लस ही 0 है, तो मतलब ये लाइन आपको 2 सेम मिल जाएंगी जब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। कर लेना, ये भी आपको ध्यान रखना है और ये भी। और अगला जो चैप्टर चलाएंगे हम, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो उसमें तो करवा ही देंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब अगर लिमिट ए फाइनाइट क्वांटिटी निकल रही है सीक्वेंस ही, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होगा। अगर इनफाइनाइट निकल रही है तो अनबाउंडेड होगा। अगर इनमें से हमको ना मिलता तो बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव चेक करने के लिए आपको सीक्वेंस को ओपन करना पड़ता। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव। तो यहाँ पर एक ऐसा सीक्वेंस देखना है, इन 4 में से ऐसा सीक्वेंस देखना है जो बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड एबव नहीं है। तो बाउंडेड बिलो में क्या देखा जाता है बताइए। बाउंडेड बिलो में क्या समझाया था कि आपको सीक्वेंस को ओपन करना है, क्योंकि बाउंडेड और अनबाउंडेड इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो जो ट्रिक हमने इसमें बताई वही ट्रिक यूज करो। आपको किसी भी क्वेश्चन में बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो दिख जाए तो सीक्वेंस को ओपन कर दो। अगर इंक्रीजिंग टर्म है सीक्वेंस में तब आप बोल दो बाउंडेड बिलो, अगर डिक्रीजिंग टर्म है तो बाउंडेड एबव बोल दो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, जब ओपन करेंगे, ये फैक्टोरियल है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरीके से लिखा जाता है। अब आप लोग चेक करो, तब तक इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन जो 4 है उड़ा दो इसका गर्दा, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन लगता है, वो समझा रहे हैं इसलिए देर लगे, विद इन सेकेंड में भाई उड़ा दो इसे। ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 1 2 6, मतलब इंक्रीज हो रहा है। और हमें क्या चाहिए बाउंडेड बिलो में, इंक्रीज टर्म चाहिए, तो यही करेक्ट है।
ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे मैपिंग से, वैल्यू तो मैपिंग से ही डाली जाती है, क्योंकि ये मैपिंग फिक्स है इस चैप्टर में, तो n की वैल्यू कैपिटल N से डालना है। ये डिक्रीजिंग टर्म देगा तो गलत, क्योंकि हमें बाउंडेड बिलो देखना है, मतलब इंक्रीजिंग टर्म जब सीक्वेंस को ओपन करें ये दोनों देगा, तो इसीलिए गलत। हमको केवल इंक्रीजिंग चाहिए, ये दोनों देगा, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी, तो ये इसलिए गलत। ये बताओ जब डालोगे 1 1/2 1/3 क्या होगा? डिक्रीजिंग देगा। ये सीक्वेंस क्या देगा? डिक्रीजिंग टर्म, तो इसीलिए ये गलत। ये वाला केवल इंक्रीजिंग देगा टर्म। अब आपको समझा देते हैं, देखो अच्छे से समझो, इस बुद्धि में बसा लो, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, जो भगवान ने दिया है, ये बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। किसी काम को ये दिमाग मना नहीं करेगा, किसी काम को करने से नहीं मना करेगा। और एक क्वालिटी और है इस दिमाग की, मना तो नहीं करेगा किसी काम को, लेकिन करने भी नहीं देगा। जैसे आप कह रहे हो कि हम उठेंगे आज 4 बजे उठेंगे, रात में 4 बजे उठेंगे और हम पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपकी आंख खुल गई, और इस दिमाग ने क्या कहा कि चलो 5 मिनट आराम कर लेते हैं। चलो कर लो 5 मिनट आराम, 5 मिनट में क्या चला जाएगा। फिर आप उठ रहे हो 8 बजे। दिमाग की चालाकी देखो, 8 बजे उठ रहे हो, फिर आपने क्या सोचा कि यार उठ नहीं पाए, अब क्या, दिन भर तुम्हारा ये दिमाग टच करता रहेगा आपको। आप कहोगे उठ नहीं पाए, अब क्या करें, चलो फिर कोई बात नहीं है। तो ये दिमाग चालाक है, किसी काम को मना नहीं करेगा और करने भी नहीं देगा। तो इसीलिए कहते हैं भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिला है। अब आपको समझना है हमको क्या मिला। जैसे हमको क्या मिला, ये देखो, हमको ये मिला, ये जो पढ़ा रहे हैं भगवान ने ये दिया हमको। अब आप पहचानोगे तभी जब आगे जाओगे। अभी तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर उसके बाद पता चलेगा आपको नौकरी मिलेगी तो भगवान ने आपको नौकरी दी है, या भगवान ने आपको, आप साइंटिस्ट बन गए तो भगवान ने आपको साइंटिस्ट का दिमाग दे दिया। कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को मिला है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा हमको क्या मिला। नहीं तो दिमाग तो बहुत शातिर है, किसी काम को मना नहीं करेगा और करने भी नहीं देता है। उठेंगे तो नहीं उठ पाए, 5 मिनट सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, 5 मिनट चक्कर में सो गए। अब बात करेंगे हम इसकी, लेकिन आपको समझना है इस वाले क्वेश्चन को 4 समझा देते हैं। जैसे ए वाला क्वेश्चन 4 समझो। ए वाले ने क्या बोला, फैक्टोरियल ये है, चलो भाई रखो, 1 रखेंगे फैक्टोरियल 1, 2 रखेंगे फैक्टोरियल 2, 3 रखेंगे फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 2 और इसकी 6। तो देखो इंक्रीजिंग टर्म है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 6, ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग टर्म, ठीक है। अब बी वाला माइनस n स्क्वायर रखो भाई, 1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 ऐसे मिलेगा। अब बताओ, ये डिक्रीजिंग टर्म है, डिक्रीजिंग का मतलब घटते हुए। अब सी वाले ने क्या बोला है, -2 की पावर n। चलो भाई -2 की पावर n ओपन करो, 1 रखेंगे -2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे -8 मिलेगा, एक और रख लो 4 रख लो 16 मिला। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझना है, इसमें ये प्लस के भी हैं, इसमें माइनस के भी हैं, तो ये दोनों दे रहा है। डी वाले ने क्या बोला, 1/n। तो 1/n भाई, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 इतना मिला, इतना मिला। तो अगर बात करें डेसिमल की, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो 0.5 0.3। देखो इसने क्या बोला, डिक्रीजिंग टर्म है,
इसने बोला डिक्रीजिंग टर्म है, इसने बोला दोनों है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों। केवल और केवल यही आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग में जो भी टर्म है, तो इंक्रीजिंग में है टर्म तो वही करेक्ट है। क्योंकि कसम खाओ, अम्मा कसम खाओ कि बाउंडेड बिलो में हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को ओपन करेंगे और देखेंगे इंक्रीजिंग टर्म, इंक्रीजिंग टर्म। और बाउंडेड अगर बिलो की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बाउंडेड बिलो की बात करें तो सीक्वेंस को ओपन करेंगे, हम देखेंगे डिक्रीजिंग टर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, दोनों क्वेश्चन सेम है। ये ट्रिक है, आपको समझना है, कोई नहीं बताएगा आपको। जितने पढ़ा रहे हैं बीएससी, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं टीचर बहुत, चाहे मेरी एरिया की बात करें या फिर यूट्यूब की बात करें, हमसे तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। पढ़ा नहीं पाते हैं भाई, पढ़ा वही सकता है, ये दिमाग जो चलाएगा। उम्र से कुछ नहीं होता है, उम्र से कुछ नहीं होता। छोटा बच्चा ले आओ, आप छोटा बच्चा ले आओ, अगर वो आपको समझा देता है और आपके समझ में आ जाता है तो वो हीरो है। वो 60 साल का बुढ़ा नहीं हीरो है, जो 60 साल के, 55 साल के या 50 साल के जो हैं टीचर, जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता है। एक्सपीरियंस से क्या होता है, बच्चे का भविष्य खराब होता है। एक्सपीरियंस से बच्चों का भविष्य खराब होता है। एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपको कितना आता है, आपने कितनी जल्दी सीखा है। समझ रहे हो? ये नहीं कह सकते हो कि आप 70 साल के हो तो काफ़ी टैलेंटेड हो, या आप 18 साल के हो, आप पढ़ा रहे हो इंटर या 10th तो आप बेकार हो, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, कंपेयर उसकी मेहनत से कर सकते हो। उसने, उस टीचर ने कितनी मेहनत की है या फिर उस स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की है। अगर यही होता एक्सपीरियंस है तो पहली बार में जो इंटर में नंबर आ जाते हैं, दूसरी बार में उतने नहीं आते हैं। बहुत से ऐसे हमने बच्चे देखे, पहली बार में 75% आ गए, अब वो कह रहा है कि हम 90% लाएंगे, दोबारा पेपर देंगे। तो दोबारा जब दिए उससे घट गए, तो ये एक्सपीरियंस हुआ? एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक्सपीरियंस से क्या होता है, बच्चों का भविष्य खराब होता है। क्यों? क्योंकि वो टीचर कहता है कि हमको तो एक्सपीरियंस है, हम तो उड़ा के फेंक देंगे क्वेश्चन। आप उड़ा के फेंक दोगे, गलत पढ़ा रहे हो भाई, आप समझा नहीं रहे हो। हमने लगा दिया, लेकिन हमने ये समझाया आपको दोबारा कि ऐसे सीखो, दिमाग में बसा लो, दिक्कत नहीं आएगी। आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, गर्दा उड़ा सकते हो हर क्वेश्चन का। फिर तो बात है, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं भाई इधर उधर, पढ़ने दो ना, दिक्कत क्या है, इधर उधर पढ़ने दो। 50 रुपए के टीचर पास पढ़ेंगे, फिर कहेंगे मैं फेल हो गया हूँ। तो वो 50 रुपए का टीचर वो भी मर और तू भी मर जहाँ पढ़ रहा है। अब आपको देख लेना है क्वेश्चन नेक्स्ट, डायरेक्ट टिक लगाओ तभी मजा आएगा। जितना हमने समझाया है ना, डायरेक्ट टिक लगाओ, क्योंकि डायरेक्ट टिक लगाओगे तभी हमको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ सीखा है, बच्चे ने कुछ सीखा है। बाउंडेड एबव, डिक्रीजिंग देखो कौन देगा, ये नहीं देगा डिक्रीजिंग, ये दोनों देगा, प्लस भी देगा माइनस भी, यहाँ समझाया। ये डिक्रीजिंग देगा, एक ये देगा और एक ये देगा। अब देखो इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर हम बात करें बी वाले की, अगर हम बात करें बी वाले की, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जब हमने ओपन किया -1, फिर -4, माइनस का 9, ये मिला। जब हमने डी वाला ओपन किया 1/n, तो 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट। उसने क्या बोला, नॉट बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो ना हो। बाउंडेड बिलो का मतलब पीछे से आपको देखना है। अगर यहां पर फाइनाइट आ जाती है वैल्यू,
तो ये करेक्ट होगा, इसकी लिमिट निकालेंगे। अगर यहाँ पे फाइनाइट आती तो मेरे प्यारे बच्चों ये करेक्ट होगा, ये सीक्वेंस। लेकिन कब करेक्ट होगा? बाउंडेड के लिए, क्योंकि बाउंडेड में हमने आपको सिखाया था अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका लोअर बाउंड भी पता चलेगा, अपर बाउंड भी पता चलेगा। बाउंडेड बिलो का मतलब लोअर बाउंड, बाउंडेड एबव का मतलब अपर बाउंड। अगर आपको बाउंडेड एबव चाहिए इन दोनों में से, तो यहाँ पर आपको लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट मिलना चाहिए, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। इसकी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसकी लिमिट निकालेंगे माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, तो यही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? अगर इसकी लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट 0, तो यहाँ पर हमें लोअर बाउंड भी मिल गया 0 और अपर बाउंड मिल गया 1, तो ये बाउंडेड हो गया सीक्वेंस। अब बाउंडेड हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमसे बोला है नॉट बाउंडेड बिलो हो, नॉट बाउंडेड बिलो ये ना हो, केवल और केवल यही होना चाहिए ये। तो ये डिक्रीजिंग तो है, लेकिन यहाँ पर यार ये मिल गया ना बाउंडेड बिलो, और यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर हमको इतना मिला। कंडीशन आपको पता है बाउंडेड बिलो में क्या होता है, सबसे बड़ा आपको देखना पड़ता है, और बाउंडेड एबव में बताओ, बाउंडेड बिलो में आपको सबसे छोटा देखना पड़ता है, और बाउंडेड एबव में सबसे बड़ा, क्योंकि सिंबल आपको पता है लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल किस में आता है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है? बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव में क्या होता है? सबसे बड़ा, ये आ गया, फिर उससे छोटे छोटे मिलेंगे। बाउंडेड एबव में सबसे बड़ा, बाउंडेड बिलो में सबसे छोटा। तो ये कहानी आपको आनी चाहिए जो हम बता रहे हैं। तो आपने ये समझ लिया, इसमें हमको मिल गया था बाउंडेड बिलो मिल गया था इस सीक्वेंस में, तभी ये क्या रहा? ये गलत रहा। ये सही क्यों रहा? क्योंकि इसमें बाउंडेड बिलो नहीं मिला, केवल और केवल बाउंडेड एबव। अब आपके समझ में आ गया होगा, ये बी करेक्ट है, ये डी इनकरेक्ट है। ज़्यादा समझाएंगे तो आप कहोगे सर भूल जाते हैं, ज़्यादा ना समझाओ। तो ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट 6 वाले में बोला है ये सीक्वेंस 2 अपॉन फैक्टोरियल n है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? तो अगर हम बात करें, ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ये कंडीशन है मोनोटोनिक सीक्वेंस की। जब डेफिनेशन आपको बताई थी तो हमने ये 4 आपको डेफिनेशन बताए थे। तो देखो इन चारों में से कौन सी होगी। तो इस सीक्वेंस को ओपन करो, जैसे बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव के लिए हमने आपको बताया था, किसी भी क्वेश्चन में बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो के बारे में बताए तो सीक्वेंस को ओपन कर दो, सीक्वेंस को ओपन कर दो तो पता चल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सीक्वेंस को ओपन कर दो, यहाँ पर भी पता चलेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग जो बात हमने यहाँ पे बताई थी, बाउंडेड बिलो में इंक्रीजिंग टर्म होते हैं और बाउंडेड एबव में डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे नॉन नॉन लिखा है, नॉन नॉन का मतलब तो बता ही देते हैं आपको। मोनोटोनिक सीक्वेंस में अगर x1 लेस देन इक्वल x2 लेस देन इक्वल x3, ये हमने बताया था आपको नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन नॉन डिक्रीजिंग के लिए। सेकंड में हमने आपको बताया था x1 x2 ऐसे करके, ये हमने बताया था स्ट्रगली इंक्रीजिंग, ये कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमने आपको बताई थी x1 ग्रेटर देन इक्वल x2 ग्रेटर देन इक्वल x3 ग्रेटर देन इक्वल, ये हमने बताया था नॉन इंक्रीजिंग। फिर हमने फोर्थ कंडीशन में आपको बताया था ये x3, ये आपको बताया था, ये बताया था स्ट्रगली डिक्रीजिंग। ये मोनोटोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन में ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है।
तो इसे ओपन करेंगे तभी पता चलेगा। मतलब नॉन वाले में क्या होगा, अगर सीक्वेंस आप ओपन कर रहे हो 2 टर्म या 3 टर्म रिपीट मिलेंगे, तो रिपीट मिलेंगे अगर सीक्वेंस को ओपन करेंगे 2 या 3, तो समझ जाना नॉन वाले में देखना पड़ेगा। अगर नहीं रिपीट टर्म मिल रहे तो ये सी और डी पहले से ही गलत कर देना, आप लोग पहले से ही गलत कर देना। तो 6 वाला 2/(factorial) है, ओपन करेंगे 2/1, फिर 2/2, फिर 2/3, फिर 2/4। चलो इतने रखो। तो 2/(factorial) 1 की वैल्यू 1 होती है, हटाओ इसे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, इसकी 6 होती है, इसकी 4, 3, 2, 6 होती है। तो 4 का और इंटू कर दो, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 2 यहाँ पे 2/2 है तो कितना मिलेगा, 1। 1/3 काट दो, ये 1/12, ठीक है। अब रिपीट तो हो नहीं रहे हैं, इसमें कोई 2 टर्म रिपीट हो रहे हैं या 3 नहीं हो रहे हैं, तो ये वाले पहले से गलत कर दो, नॉन वाले। तो ये नॉन वाले चले गए, एक ये चला गया नॉन वाला और एक ये चला गया। नॉन वाला तभी होता है जब टर्म रिपीट हो सीक्वेंस अगर ओपन कर रहे हो आप। अब बचे के स्ट्रगली एस डी बचा और एस आई बचा। तो अगर डिक्रीजिंग टर्म है तो इस पे टिक लगाओ, अगर इंक्रीजिंग टर्म है सीक्वेंस में तो बी पे टिक लगाओ। तो डिक्रीजिंग आपको दिख रहा है, मतलब घटते हुए दिख रहे हैं। देखो 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 1 बटा दें, तो घटते हुए दिख रहे हैं। तो घटते हुए पे क्या लगाना है, एस डी, स्ट्रगली डिक्रीजिंग। घटते हुए हैं, देख लो स्ट्रगली डिक्रीजिंग। चाहो तो ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। जे x1 जो है बड़ा है x2 से, फिर x2 से मतलब x1 बड़ा है x2 से, और x2 और x3 की बात करें x2 बड़ा है x3 से, बस हो गया, एस डी आ गया। ये लो एस डी, समझ गए भाई, जल्दी नोट करो। अब बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, इसे हम रफ कर देते हैं, फिर बताते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। ये तो हो ही जाएगा क्वेश्चन 7 यार, ये तो हम लगवा ही चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, 1.2 का। तो हमने बताया था a<1 पे एस डी बताया था, एस डी, और a>1 पे हमने बताया एस आई, मतलब आई का मतलब क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग। तो ये लगवा चुके हैं, अब कोई दिक्कत तो है नहीं, यही ठीक है, ठीक है। अब कोई डाउट तो है ना इसमें, यहाँ पर भी लगवा दें, वैसे लगा चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 अगर आपने कंप्लीट की हो तो। चलो यहाँ पे बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सीक्वेंस है आपके पास, ओपन करो, a² AQ। उसने बोला है केस फर्स्ट में, देख लो a की वैल्यू लेना है 0 और 1 के बिटवीन। चलो हमने लेट कर ली है, a = 1/2 रख दो यहाँ पे वैल्यू, 1/2, 1/4 और 1/8। तो बताओ ये टर्म घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, बताओ भाई, ये टर्म घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। जब ये कंडीशन हमने लिखी तो ये घट रहे हैं। अगर हम बात करें, देखो डेसिमल में 0.5, 0.4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है, इतने रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 देखो 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है, मतलब घट रहे हैं। ये टर्म क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो लिखा है एस डी, a = 1 पे देखो ये तो हो गया, एस डी हो गया कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन उसने बोली है, सेकंड कंडीशन बोली है a > 1। अब a > 1 हमने क्या ले लिया यहाँ पे, a = 10, मतलब ऐसा ले लो कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो 10 के मल्टीपल में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 का स्क्वायर यहाँ पे रखोगे, 10 का स्क्वायर 100, 1000, ये बताओ
ये टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं, तो ऐसा ही आ गया स्टडली इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि रिपीट यहाँ पे टर्म नहीं है, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें। रिपीट जब होते तब नॉन नॉन का सिस्टम होता, तभी यहाँ पे कहीं नॉन लिखा नहीं, केवल एस आई और एस डी लिख दिया है, हो गया, इसे नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये करवा भी चुके हैं। अब बात करें क्वेश्चन 8 की, ये भी करवा चुके हैं, कहाँ पे करवाया था, लिख देते हैं भाई, अगर आपने 1 by 1 क्लास अटेम्प्ट की है, एग्जाम्पल है 1.3 का, ये एग्जाम्पल है 1.3 का, और ये बोला है 1/n की पावर p कन्वर्जिज टू 0 और 1, तो आपको पता है कन्वर्जिज टू लिमिट आपको फाइंड करनी है, 0 और 1 आना चाहिए, तो 0 के लिए कंडीशन देखो, 1 के लिए कंडीशन देखो, कौन सी करेक्ट है, तो ग्रेटर वाली है ये वाली, ये करवा चुके हैं 1.3 एक्सरसाइज में। चलो उसको भी दोबारा लगवा देते हैं, यहाँ पे लिख लो, तो 1/n की पावर p यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, xn ले लेते हैं, 1/n की पावर p, लिमिट निकालो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n की पावर p, यही है, वैल्यू डाल दो भाई, 1/इनफाइनाइट की पावर p। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर p 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव आएगा, अब पॉजिटिव इनफाइनाइट की पावर अगर पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट तो देगा ना भाई, अगर इनफाइनाइट की पावर नेगेटिव है तो ये 0 देता है, तो इसका मतलब क्या है, 0 से ग्रेटर p पॉजिटिव, चाहो तो यहाँ पे लिख लो भाई, ये पॉजिटिव देगा, तो भाई अगर हम इनफाइनाइट की पावर पॉजिटिव लिखते हैं तो क्या देगा, कुछ भी वैल्यू रख लो p की, 0 से ग्रेटर ही रखना है, तो इनफाइनाइट ही देगा, ये कहीं लिख लो, नेगेटिव पे क्या देता है, 0 देता है, तो आंसर शीट क्या मिली, 0, तो एक आंसर मिल गई, ग्रेटर पे 0, अब इक्वल 0 पे हमें 1 लाना है, चलो भाई इसको रफ करेंगे और इक्वल 0 पे बताते हैं 1, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे बोला है p = 0, इफ p = 0 पे xn निकालो, 1/n की पावर 0, n की पावर 0 1, xn = 1। अब क्या करो, लिमिट निकाल दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn, इसकी लिमिट यूज करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट इसमें, तो 1 ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे n नहीं है, n नहीं है तो वही आपको रख लेना है। ये हो गया भाई, कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, कोई डाउट नहीं रहेगा भाई, मेरे पास जो बच्चा पढ़ता है उसको डाउट नहीं रहता है, डाउट उस स्टूडेंट को रहता है जो पढ़ता है 50 रुपए के टीचर के पास, जो 50 रुपए के टीचर के पास पढ़ेगा उस बच्चे को डाउट रहेगा, मेरे पास जो बच्चा पढ़ेगा 100% बता रहे हैं उसका कोई डाउट नहीं रहता है, क्योंकि हमको वो वाली पढ़ाई आती नहीं है, जो लोग पढ़ाते हैं उन जैसी पढ़ाई मेरे आगे पीछे घूमती है, जो लोग पढ़ाते हैं ना उनकी पढ़ाई जो है मेरे आगे पीछे घूमती है, तो आपको पढ़ लेना है भाई, अगर हम गजब का पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो भाई, दिक्कत क्या है। अब देखो डायरेक्ट वाइट टिक लगा लो इस पे 9 पे, क्योंकि इसमें बोला है कन्वर्जिज टू, मतलब कन्वर्जिज टू यहाँ पे सीखा है 0 और 1, लिमिट ही निकाली थी, तो यहाँ पर भी लिमिट निकालो, जब भी आपको क्वेश्चन में कन्वर्जिज टू पूछ ले तो लिमिट ही निकालना पड़ती है, तो इसकी लिमिट मतलब फॉर्म बना देगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, या फिर रियल हॉस्पिटल रूल लगा लो, तो आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, n² ऊपर नीचे काट लिया, तो यहाँ पे 2 + 1/n², यहाँ पे 2 - 1/n², जैसी वैल्यू डाली n की, जब लिमिट निकालोगे इनफाइनाइट, जैसी डाली सेकेंड टर्म 0, यहाँ पर भी 0, तो फर्स्ट टर्म में ऊपर मिला 2, नीचे भी 2 मिल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, ये लो, शायद नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए, इधर देख लो, ऐसा नहीं है आप लोग नहीं समझ पाते तो करवा देते हैं,
भाई तो उड़ा ही देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं आती है लिमिट निकालने में, क्योंकि लिमिट चैप्टर कंप्लीट किया था ना, तो वहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया। कौन सा मिल गया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। तो हमने ले लिया यहाँ पे n स्क्वायर 1 प्लस, मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो, यहाँ पे 1 है 1 लिखो, अपान में n स्क्वायर, क्योंकि जहाँ से कॉमन नहीं मिलेगा वहाँ पे डिवाइड लगेगा। यहाँ पर कॉमन मिल गया, यहाँ पर चला गया, जहाँ पे नहीं मिलेगा वहाँ पे डिवाइड लगेगा, रख दो। जब ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे ये 0 बता देगा, क्योंकि अपान में इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, 1 अपान इनफाइनाइट 0। उसमें क्या है, ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर लिखो भाई, यहाँ पे 2 लिखो, 2 अपान 2 कितना आ गया 1। ये मेथड आपको सही लगा होगा, या फिर आप यल हॉस्पिटल रूल लगा लो भाई। चलो भाई यल हॉस्पिटल रूल से बताते हैं, सेकंड मेथड डाल लेना आप लोग। यल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, लिमिट में जो वेरिएबल होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है। कर लो भाई डिफ्रेंशिएट, n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका क्या होगा 4n, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे पावर आ गया 4n, काट दो, क्योंकि आपको पता है जब लिमिट की वैल्यू निकाली जाती है तो पहले सिंप्लीफाई किया जाता है। लिमिट के बाद जो लिखा है पहले सिंप्लीफाई किया जाता है, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखी जाती है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट क्या मिला 1। अब लिमिट काम नहीं करेगी क्योंकि वहां पे n नहीं है, नहीं n है तो बन ही आएगा, पहले से ही टिक लगा। क्वेश्चन 10 ये भी करवा चुके हैं, देखो कहाँ पे हमने करवाया था, एग्जाम्पल है 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल है। कहता है कन्वर्जिज टू, यहाँ पे लिखा डिफाइन बाय, यहाँ पे लिख देते हैं सही कन्वर्जिज। अब ठीक है, बोला है कन्वर्जिज टू 0, मतलब आंसर शीट लिमिट की 0 लानी है। कौन सी कंडीशन इसमें है, तो आपको पता है जब लिमिट निकालेंगे तो r की पावर इनफाइनाइट, तो a की पावर इनफाइनाइट का यहाँ पे यूज हो जाएगा, a की पावर इनफाइनाइट का, ये ग्रेटर 1 पे इनफाइनाइट बताता है और लेस पे 0 बताता है। तो ग्रेटर 1 पे इनफाइनाइट बताता है, तो यहाँ पे बोला है r की पावर इनफाइनाइट आएगी, 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब ये हो लेस, तो लेस वाला देखो ये है, यहाँ पे मोड लगा कोई दिक्कत नहीं है, मोड वाले हो जाएंगे, मतलब ये बता देता है अगर मोड है कोई दिक्कत नहीं है। लेस देखो लेस, तो यहाँ पे लेस देना है और 0 लाना है, लेस पे 0 बताया है, लगवा देते हैं। शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, डायरेक्ट इसको रफ करेंगे और 10 वाला जो है करवाते हैं। और भी 2-3 हैं इसके क्वेश्चन, 2-3 और हैं, उसको भी करवा देंगे। पहले 10 वाला देख लो, हमको लिखना पड़ेगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, पहले 10 क्वेश्चन देख लो। कहता है an इक्वल क्या है, r की पावर n है, हमने लिखा, लिमिट निकाल दो भाई, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r की पावर n, रखो r की पावर इनफाइनाइट, अब लगा लो a की पावर इनफाइनाइट वाला, ये रो a ग्रेटर 1 पे इनफाइनाइट देता है, a लेस देन 1 पे 0 देता है, ये लगा लो। जैसे ही हमने लगाया तो मेरे पास है मोड r लेस देन 1, तो लेस पे 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, भाई लेस पे 0 आएगी ना, और 0 ही बताया। ये तो हो गया, और भी क्वेश्चन हैं 5-6, वो भी करवाते हैं। इतना नोट कर लो क्योंकि लिखेंगे, लिखने के बाद ही आपको बताएंगे, जल्दी नोट करो इतना। अब आपको क्वेश्चन 11 देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है द सीक्वेंस an वेयर an इक्वल उतना कन्वर्जिज टू, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी लिखा है कन्वर्जिज, तो कन्वर्जिज में क्या होता है, सीक्वेंस की आपको लिमिट निकालना है। तो देख लेना है इनमें से कौन सी है। अगर हम बात करें इसकी, तो आपको पता ही है, हम डायरेक्ट जानते हैं, बेसिक में हमने आपको बताया था सम ऑफ इम्पोर्टेंस लिमिट,
तो अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है और ब्रैकेट में आपको इतना मिल जाए 1 प्लस 1/n और होल पावर n, जो यहाँ पे वही यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो भी है वो e की पावर में लिख दिया जाता है। जैसे हम आपको समझा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जैसे 1 प्लस x/n की होल पावर n है, यहाँ पर n है वही यहाँ पे है, तो ये सेम होना चाहिए और यहाँ पर ये फिक्स होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी है वो e की पावर x में आपको लिखना है। अगर हम बात करें इसी के रिलेटिव, तो n टेंस टू इनफाइनाइट, जैसे 1 प्लस 1/n की होल पावर n, तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, 1 लिखा नहीं जाता, हटाओ। इसी के रिलेटिव और देख लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/n की होल पावर n e की पावर -1, जो यहाँ पे है, जैसे +1 है तो आपको यहाँ पे 1 रखना है, प्लस x है तो x रखना है, -1 है तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा, प्लस नहीं लिखा जाता है। तो ये डायरेक्ट हमने आपको याद भी करवाई थी। चलो इसको लगवा भी देते हैं बेसिक से। और पता है आपको, जब चैप्टर 2 आपको पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर भी इसको हम बताएंगे। चाहो तो यहाँ पर भी बता दें, ये आप चैप्टर 2 पढ़ोगे, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो वहाँ पर करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी कर लो, क्या दिक्कत है। 11, तो जो an है मेरे पास 1 प्लस 1/n की होल पावर n, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n की होल पावर n, यही है। देखो भाई, पहले तो फॉर्म देख लो क्या बनी, तो जब यहाँ पे डालेंगे तो 1/इनफाइनाइट 0 दिया, तो 1 मिला ब्रैकेट से, 1 की पावर इनफाइनाइट। तो हमने आपको बताया था लॉग से ये सॉल्व होगा, क्योंकि 1 की पावर इनफाइनाइट है, तो 1 की पावर अगर इनफाइनाइट है तो ये कन्वर्ट होती है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 आपको ध्यान रखना है, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर 0। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये कन्वर्ट होती है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में, ये भी कन्वर्ट होती है, लेकिन ये होती है 0/0 में। तो आपको पता है ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट एक ही बात है। ये हॉस्पिटल रूल लगाना है आपको। लॉग ले लो तो क्या करेंगे, लेट y के इक्वल लेट कर लो 1 प्लस 1/n की होल पावर n, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग y के इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग 1 प्लस 1/n की होल पावर n, ठीक है। अब लॉग में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, आगे कर लो, लॉग में पावर आगे, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n आगे 1 प्लस 1/n, ठीक है। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर ये हम डालेंगे यहाँ पे तो लॉग 1 की वैल्यू 0, तो मतलब फॉर्म क्या बनेगी, 0 ऊपर और नीचे इसे ले आओ, तो 1/n ये भी 0, तो 0/0 बना लो, ये हॉस्पिटल रूल लगा लो, क्या दिक्कत है, लगाओ ये हॉस्पिटल रूल, डिफ्रेंशिएट कर लो, या डिफ्रेंशिएट कर लो या log 1 प्लस x का फार्मूला ओपन कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे log 1 प्लस x का फार्मूला ओपन कर लो या फिर डिफ्रेंशिएट कर लो। तो इसका क्या होगा, अपान में आएगा ना, log x का होता 1/x, इसका अगेन कर लो, यहाँ पर स्पेस नहीं ना, अगेन करो, इसका 0 1/x से क्या होता है, -1/x², यहाँ पे 1/n है तो -1/n², नीचे 1/n का -1/n², ये शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में 1/x का, मतलब डिफ्रेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर में क्या होता है, पावर इंक्रीज करना पड़ता है, तो पावर डिनोमिनेटर में इंक्रीज होती है और न्यूमरेटर में डिक्रीज होती है। तो डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर लो, 1 पावर है तो ऊपर माइनस की लिख दो, 3 है, अगर यहाँ पे 3 होती नीचे तो -3 लिख के नीचे पावर 4 कर लेते हैं। तो याद रखो, अगर न्यूमरेटर में है तो पावर डिक्रीज होगी, अगर डिनोमिनेटर में है तो पावर इंक्रीज होगी,
ये आपको जानकारी होना चाहिए भाई। हमने यहाँ पे लिख दिया, ये कट गया। अब वैल्यू डाल दो, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। इतना नोट करो, बेसिक से आपको बताते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, पहले लिख लो, बाद में वैल्यू डाल देंगे, पहले सही से लिख लो, ठीक है। ओके, इतना ही है, ठीक है। अब ऊपर तो 1 है, हमने लिखा 1, नीचे यहाँ पे डालेंगे 0 आएगा ना, तो आंसर शीट सिंप्लीफाई करेंगे 1, और इक्वल में क्या चला, लॉग भाई। लॉग को हटाओ, उस साइड लेके जाओगे तो आपको पता है e की पावर क्या मिलेगी हमको, 1 e, क्योंकि e की पावर 1, तो e तो आपको लिखना है। अब बाई को आपने लेट किया था, किसको भाई लेट किया था, हम बताते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इक्वल जो भी था उसे लेट किया था बाई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की होल पावर n। इसकी वैल्यू आपने निकाली थी e, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an, यहाँ पे an लिखो भाई, पावर नहीं होगी ना ये। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है यार, ये तो फार्मूला है, जैसे प्रूव कर दिया। दूसरा तरीका बताएं प्रूव करने, चलो दूसरा तरीका बताते हैं। कई तरीके हैं भाई लगाने के, जैसे चाहो वैसे लगाओ इसे। दूसरा तरीका देख लो, 11 है ना, चलो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, गिवन सीक्वेंस, चलो लिख देते हैं सही से। गिवन सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय an = 1 + 1/n की होल पावर n। चलो भाई लिमिट निकाल दो। कन्वर्जिज लिखा है, कन्वर्जिज में यही होता है, आपको लिमिट निकालना है 1 + 1/n की होल पावर n। चलो पावर बना लो, 1 की पावर इनफाइनाइट बनेगा। अब देखो दूसरा तरीका कैसे, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, मेरे पास स्पेस इतना नहीं है, तो स्पेस नहीं है, और फार्मूला आपको पता है 1 + x की होल पावर n का लगेगा। पहले फार्मूला लिख देते हैं, 1 + x की होल पावर n का क्या होता है, 1 + nx + n - 1/(2x² + डॉट डॉट डॉट। ये आपको यूज़ करना है ये फार्मूला, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो 1 + nx, 1 + nx, फिर प्लस n - 1/(2) 1/n², मतलब ये x का काम करेगा, ये x का काम करेगा, प्लस n - 1 n - 2/(3) 1/n की होल पावर 3 + डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है, देखो ये n से n कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से कॉमन निकालोगे अपान में n² होगा, तो n ब्रैकेट से निकालोगे, n यहाँ पे है तो n² बनेगा, n² कैंसिल। ऐसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, n³ बनेगा, यहाँ से n निकालो कॉमन, यहाँ से निकालो, और बाहर 1 है, तो 1 2 3, यहाँ पे n³ मिल जाएगा, n³ कैंसिल कर लो, क्योंकि यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट है, नीचे n आपको लिखना है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। तो देखो n टेंस टू इनफाइनाइट, ये तो 1 + 1 बचा, तो 1/, इतना लिख दो, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल 2 है इसलिए। तो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है, अपान में फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे प्लस लगा लो, और अपान में n², ये इससे कट गया ना, और प्लस यहाँ पे देखो n³ बनेगा, क्योंकि n यहाँ से निकालोगे इतना लिखना पड़ेगा, यहाँ से निकालोगे तो इतना लिखना पड़ेगा, अपान में फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे क्या आएगा 1/n³। अब n³ से n³ कैंसिल कर लो ये, ठीक है। अब लिमिट डाल दो, लिमिट डाल दो, लिमिट, इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, लॉग नहीं लिया, डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर लिया 1 + x का। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इक्वल, इसे सॉल्व करो भाई, या लिमिट की वैल्यू डाल दो। तो डालेंगे तो यहाँ पर 1 + 1/(1), यहाँ तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे डालेंगे तो 1 माइनस, जैसे डालेंगे 1/∞ 0, ठीक है, अपान में फैक्टोरियल 2, प्लस यहाँ पे डाल दो तो 1 - 0, यहाँ पे डालेंगे तो 1 - 0 अपान में क्या है फैक्टोरियल 3, और प्लस के डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये होता है e की पावर 1, ये एक्सपेंशन होता है e। तो ऐसे चाहो ऐसे लगा लो, ऐसे चाहो ऐसे लगा लो, और चाहो तो लॉग लेके कर लो, दोनों से हो जाएगा। और इसको चैप्टर सेकंड में भी करवा देंगे, लेकिन डायरेक्ट अगर याद है तो भाई सेकंडों में ये लगा सकते हो, अगर डायरेक्ट याद है, नहीं तो फिर ऐसे करोगे टाइम लगेगा। नहीं 4G ट्रिक से उड़ा दो इसको। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 12, देखो 3 3 दिख रहा है, 3 पे टिक लगा दो। जैसे यही क्वेश्चन हमने करवाया था एक्सरसाइज, अगर हम बात करें 1.3 में ये करवाया था, एक्सरसाइज 1.3 में करवाया था। वहाँ पे था 2 फिर 2√3, मतलब 2 2 था, जहाँ पर है 3 वहाँ पे 2 2 लिख दो, 2 फिर 2, ये मतलब इसकी अगर कन्वर्जेंस निकालोगे तो 2 निकलेगी। अगर यहाँ पे 4 4 4 4 4 नजर आता, आंसर शीट 4 पे टिक लगाते हैं। ये 4G ट्रिक है, विद इन सेकेंड में लगता है क्वेश्चन, विद इन सेकेंड में लगता है। फिर भी हम बेसिक से बता देते हैं, ये हम बता भी चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 देख लेना भाई, कंप्लीट है प्लेलिस्ट में। इसको कैसे लगाना है देखो, 12 वाले को बेसिक से बता रहे हैं, तो 4G ट्रिक से आंसर शीट लगा लेना। तो हमने क्या किया, पहले टर्म को आपको पता है ये सीक्वेंस के टर्म है, तो पहला x1 होगा ना, तो x1 लिख दिया। अब सेकंड x2 होगा ना, भाई ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3, ये बताने वाली बात थोड़ी है, ये आप लोग पहले से जानते हो। तो हमने लिखा है इतना, ठीक है। अब आपको पता है ये देखें तो किसके इक्वल है, x1 के, तो x2 इक्वल 3x2 लिख दिया, ठीक है। अब एंड x3 लिखो, x3 जो है मेरे पास ये वाला है, पहले से रूट लगा लो, लगा लिया, फिर लगाओ फिर लगाओ, ऐसा करके। अब देखो अगर हम ये देखें, ये कितना मिला हमको, इतना मिल गया। इसके इक्वल क्या है, x2 है, तो हमने लिखा 3x2, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें, आप बोलोगे सर एक घट रहा है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या है 3 है 2 है, और यहाँ पे x1 आएगा, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। अरे भाई ये जो है किसके इक्वल x1 के, तो यहाँ पे x1 तो आएगा, फिर हमने x3 लिखा, x3 में इतना देख लिया, तो इसके इक्वल x2। तो ऐसी ट्रिक क्यों लगा रहे हैं, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या देगा, x2 है तो x1 आया, मतलब एक घट रहा है, ये घट रहा है। 3 है तो 2 आया। अगर हम बात करें मेरे पास n+1 है, तो आप बोलोगे एक घटा दो, ये आएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, तो xn+1 इसकी पावर आ जाएगी, यहाँ पे 3xn आएगा। अब लिमिट लगा दो, दोनों साइड में क्या लगा दो, लिमिट। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नहीं है, यहाँ पे देख लो, नोट करते रहो, ये थोड़ा सा बेसिक में हम आपको बता रहे हैं भाई, मज़ा आएगा, गर्दा उड़ेगा भाई, हर एक क्वेश्चन का उड़ेगा। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn+1 इतना, और 3 आगे कर लो, 3 आगे कर लो। लिमिट के बाद में हमें xn लिखना पड़ता है, मतलब n का ही टर्म लिखना पड़ता है लिमिट के बाद में, जिसमें n नहीं है उसको आगे लिखो। अब वी नो दैट हम क्या जानते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस से हम जानते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn+1 यल होता है। ये हमने आपको पढ़ाया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जब डेफिनेशन बताई थी तब ये चीज़ हमने आपको बताई थी। तो दोनों की वैल्यू यल है, यहाँ पे डाल देना है, मतलब इसमें डाल दो, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट, तो लिखी नहीं जाएगी क्योंकि विद लिमिट की वैल्यू है यल, तो यल स्क्वायर यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे यल। अब यल से यल काट दो, यल इक्वल 3 आ गया। हमने बताया था यहाँ पर जो भी होता है वो उसी पे टिक लगाओ। अगर आपका जैसे 4 4 4 4 है तो 4 पे टिक लगा दो, 2 2 2 2 है 2 पे टिक लगाओ। अब ये बताओ लिमिट बताना है, यहाँ पे तो आप पता है n कॉमन ले लो, यहाँ से n स्क्वायर, नीचे n स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से 1, 3 आंसर शीट आ गई, टिक लगा दो ऐसे करके,
ये सब दिमाग में कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो हम करवा रहे हैं, इसको देख लो। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए बता देते हैं, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लिमिट की वैल्यू बता सकते हैं। 13 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3n प्लस का 1 n माइनस का 2 n इंटू n प्लस का 3 फॉर्म बन गई, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट बन गई, फॉर्म बन गई। हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, या फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। कैसे लगाओगे एल हॉस्पिटल रूल? पहले इनका इंटू कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, एन का इंटू कर लो एन स्क्वायर प्लस का 3n डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। फिर आपको डिफ्रेंशिएट करते रहना है जब तक फॉर्म बनती रहे। लेकिन इससे सिंपल हो जाएगा, जैसे यहाँ से हमने ले लिया n कॉमन, फिर यहाँ से ले लिया सेकंड ब्रैकेट से हाईएस्ट पावर ले लो, यहाँ पे लिया तो बार n स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर से कट जाएगा ना। यहाँ पे हमने n लिया कॉमन, क्योंकि 3 तो ऐसे लिखा, n लिया ना, n और n स्क्वायर आ गया, कट गया ना ये वाला। ठीक है, वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे डालेंगे 0 मिलेगा, यहाँ पे डालेंगे 0, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डालेंगे तो 0, हटाओ इसे, ऊपर 3 इंटू 1 नीचे 1, आंसर शीट कितनी आ गई 3। नोट करो भाई। अब बताते हैं नेक्स्ट, टिक लगाते रहो, 4G ट्रिक से टिक लगाते रहो। ये बेसिक से इसलिए बता देते हैं, बाय चांस अगर ट्रिक नहीं समझ पा रहे हो तो भाई बेसिक से समझ लो। अब 14 क्वेश्चन में बोला है, ये जो an है इसको भी बताया कन्वर्जिज टू, इसकी भी लिमिट बताना है। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर n है, तो -1 की पावर n वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इवन और ऑड लगाते हैं। इवन और ऑड वाला देखो, n टेंस टू इनफाइनाइट, अगर नाम है an, सीक्वेंस का नाम an है तो an से लिख देते हैं a to n। इवन और ऑड इसका यूज करना है। जब भी आपको क्वेश्चन में सीक्वेंस में -1 की पावर अगर दिख जाए तो ये आप लोग यूज करना है। ये इवन के लिए अलग और ऑड के लिए अलग। तो आपको पता है यहाँ पे इवन ऑड आएगा और लिमिट यहाँ पे लगेगी इनफाइनाइट, तो ये तो 0 बता देगा। ये तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, क्योंकि इवन पे क्या होगा, ये प्लस बन देगा, ऑड पे माइनस बन देगा, लेकिन नीचे तो इनफाइनाइट ही बनेगा, ऊपर जाएगा 0 होगा, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, क्योंकि बाद में 0 है। तो भाई आंसर शीट तो बनी मिलेगी, बन है। लगवाएं इसको भी, चलो भाई लगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 14 वाला इवन और ऑड, और ये वाला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करवा चुके हैं। अगर आपने 1 by 1 क्लास अटेम्प्ट किए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पहली क्लास है आपकी तो भाई लगवा देते हैं। वैसे तो हर बच्चा पढ़ रहा है मेरे चैनल से, BSc फर्स्ट ईयर 1 by 1 क्लास ही बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई इवन और ऑड देख लो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन an is define y, an इक्वल 1 प्लस -1 की पावर n अपान में 2n स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट, यही लिखो ये वाली लाइन। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a to n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a to n प्लस 1। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू सेम है तो जो सीक्वेंस की लिमिट होगी वो इसकी हो जाएगी। तो इवन और ऑड में आपको देखना है। मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए an से हम 2n बना लेंगे, 2n प्लस 1 बना लेंगे। तो an है 1 प्लस -1 की पावर n अपान में 2n स्क्वायर। जहाँ जहाँ n है 2n रख दो, जहाँ जहाँ n है कितना रख दो, यहाँ पे 2n रखोगे 2n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब सॉल्व कर लो तो ये क्या देगा, ये वाला 1 देगा ना, क्योंकि इवन पे 1 ही देगा। अब लिमिट लगा दो, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a to n, तो लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/8 n स्क्वायर। चलो वैल्यू डाल दो, जब यहाँ पे डालेंगे 0 बता देगा, तो 1 + 0 आंसर शीट क्या है 1। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू निकालो, इतनी निकलेगी, इवन पे इतनी निकली, इतनी ही ऑड पे निकलेगी, तो इतना आप लोग नोट करो जल्दी। अब आपको लिखना है a 2n + 1, तो 1 ± -1 की पावर 2n + 1 अपान में क्या है, अपान में था 2n स्क्वायर, तो 2 तो ऐसे ही लिखो, n चेंज करना है 2n + 1 से, ठीक है। एक लाइन और लिख लो, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है, तो 1 ± माइनस आ जाएगा 2n + 1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये ऑड है, -1 की पावर अगर ऑड है तो माइनस छोड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस। अब आपको क्या करना है, लिमिट निकाल देना है। चलो भाई लिमिट निकालते हैं। तो पहले एक लाइन लिख लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू डाल देंगे 1/2 और 2n + 1 का होल स्क्वायर। तो 1 - 1/2 यहाँ पे डालो, सॉल्व करोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। ऊपर लेके जाओगे 0 तो 1, इसे इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, n टेंस टू इनफाइनाइट an लिमिट, या फिर यही लिखो, केवल अभी 2n लिखो और इक्वल में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a 2n + 1। मतलब इवन पे जो आंसर शीट निकली है वही ऑड पे निकली है 1। अगर इन दोनों की सेम है तो हैंस करके आपको लिख देना है। कैसे लिखोगे देखो, हैंस करके लिख दो, जो सीक्वेंस an है ना वही लिख दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an = 1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसमें हम बता देंगे 4G ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4G ट्रिक बता देंगे, पहले पढ़ लो फिर ट्रिक बताते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन 15 देख लो, यहाँ पर बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑसिलेट्स तो आपको देखना है, लेकिन क्या हो, इनफाइनाइटली हो, तो आपको लिमिट ही निकालना पड़ेगी। अगर बात करें ऑप्शन A, B, C, तो यहाँ पे -1 की पावर n, यहाँ पे -1 की पावर n और यहाँ पर भी -1 की पावर n, यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, डायरेक्ट अगर निकालोगे तो इनफाइनाइट निकलेगी। तो इनफाइनाइट निकलेगी तो हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे। और आपको पता है ऑसिलेट्स की डेफिनेशन में क्या होता है, नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट। जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है और डाइवर्जेंट नहीं है तो वो क्या है, ऑसिलेट इनफाइनाइटली सीक्वेंस है। तो आपको 3 जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें -1 की पावर n है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a to n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a to n + 1। तो मतलब अगर इवन और ऑड की बात करें तो इसकी आंसर शीट यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा है, मतलब इसकी आंसर शीट या तो इनफाइनाइट है या फिर माइनस इनफाइनाइट है। अगर ऑड की बात करें तो अगर इसकी इनफाइनाइट है या फिर माइनस इनफाइनाइट है, तो चेक करना है आपको। मतलब आंसर शीट हो तो अलग अलग, ऑसिलेट में क्या होता है कि इसकी आंसर शीट और इसकी अलग अलग आती है, लेकिन अलग अलग आती है, वो बोल रहा पहले से इनफाइनाइटली, तो आंसर शीट इनफाइनाइट आना चाहिए। देखो भाई, बात करेंगे इन दोनों की आंसर शीट। अगर यहाँ पे इसकी लिमिट निकालेंगे 2n रखेंगे तो +1 देगा, ये पे 2n आएगा, 2n + 1/n। लिमिट निकालेंगे तो इनफाइनाइट + 0, तो इनफाइनाइट निकलेगी इसकी, और 2n + 1 रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट निकलेगी, तो इक्वल नहीं है। इसकी आंसर प्लस इनफाइनाइट निकले, इसके आंसर माइनस इनफाइनाइट निकले, तो ये करेक्ट है। अब देखो ये इनकरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चाहे इवन रखो चाहे ऑड रखो, लिमिट तो नीचे ही डालोगे, इनफाइनाइट तो 0 बनेगा, चाहे यहाँ पे +0 हो चाहे -0 रहेगा तो बने।
तो ये कन्वर्जेंट है, ये क्या है, कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है, लेकिन गलत है, हमसे ऑसिलेट इनफाइनाइटली पूछ रहा। और इसकी बात करेंगे, इवन रखेंगे तो इवन पे देगा +1 तो हो जाएगा 4, लिमिट निकालेंगे तो 4। इसकी आंसर शीट इवन पे 4 निकलेगी और ऑड पे क्या निकलेगी, -1 देगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आया। तो ये है तो ऑसिलेट, लेकिन ये ऑसिलेट कैसा है, फाइनाइटली है, और चाहिए क्या, इनफाइनाइटली। मतलब आंसर शीट में इनफाइनाइट है या फिर -इनफाइनाइट है, इन दोनों की। तो ये दे रहा है, ये है तो ऑसिलेट, लेकिन ये फाइनाइटली है, तो इसीलिए ये गलत है। हमें चाहिए इनफाइनाइटली, साफ साफ लिखा हो ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। और लास्ट वाला इसलिए गलत है, उसकी डायरेक्ट अगर आंसर शीट निकालो, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर n नहीं है, डायरेक्ट निकालोगे तो भाई इनफाइनाइट निकलेगी। और इनफाइनाइट पे क्या होता है, डाइवर्जेंट। अगर हम बात करें बी वाले की, तो सीक्वेंस बना पाने इन द इंटरवल 0,1 एज। यहाँ पे देखना कन्वर्जेंट, कोची सीक्वेंस अनबाउंडेड, अनबाउंडेड तो आपको पता ही है, इनफाइनाइट अगर लिमिट निकलती है सीक्वेंस की तो अनबाउंडेड। और कन्वर्जेंट और कोची सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोची सीक्वेंस है। देखो हम लिमिट निकालेंगे तब आपको बता पाएंगे। तो ये तो डायरेक्ट हो गया 15 वाला, 16 वाला भी हो जाएगा। देखो बना पानी है, लिमिट निकालो तो 0 निकलेगी। अब लिमिट 0 निकलेगी, ये क्या है, ए फाइनाइट क्वांटिटी। ए फाइनाइट क्वांटिटी है तो बोलेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट। सीक्वेंस क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट, तो टिक लगा देंगे ए पे। लेकिन ए से बढ़कर ये है, क्यों, कोची सीक्वेंस ने क्या बोला, एवरी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं, हम आपको थ्योरम बताते हैं, करवाई थी, थ्योरम करवाई थी हमने, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कोची सीक्वेंस, इज ए कोची सीक्वेंस। ये थ्योरम करवाए, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो क्या है, कोची सीक्वेंस। अगर ये ना होता ऑप्शन में तो हम इस पर टिक लगाते हैं, क्योंकि इसकी जो हमने लिमिट निकाली तो क्या निकली थी, 0। अब 0 क्या है, ए फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो ए फाइनाइट क्वांटिटी जो है क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट। अगर ये ना होता तो इस पे टिक लगाते हैं, क्योंकि हमें आता है ना, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो क्या है, कोची सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट पे टिक ना लगा के इस पे लगाना। अगर ये ऑप्शन ना होता तो कन्वर्जेंट पे टिक लगा देते हैं। समझ गए, ये इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, चैप्टर फर्स्ट सीक्वेंस फिनिश। अब अगली क्लास लेके आएंगे चैप्टर 2 की, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइटली सीरीज। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।